वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने आपको टेंसों का वर्गीकरण सारा कुछ समझा दिया था। टेंस 3 प्रकार के बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ चलिए आज पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमें सीखना होगा इनको पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले आप डाल लीजिएगा यहाँ पे पहचान। पहचान में देखिए, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। होता है यानी जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे तो वह वाक्य हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर ऐसे लिखा दिया जाए जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो इसमें कभी कभी क्या है कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं यह एक छाता है, छाता है लास्ट में ता आ रहा है, लेकिन ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो इस तरह से कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको बात केवल सिंपल सी ये ध्यान रखनी है कि जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे वो वाक्य हमारा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। चलिए, तो पहला वाक्य से हमने देखा था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें 4 प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ से आपका जो पहला पार्ट आता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का वो स्टार्ट करने वाले हैं। डाल लीजिएगा यहाँ से पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखो, इस वाक्य के पॉजिटिव वाक्य बनाते समय एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन बोलते हैं। अब एक वचन के कर्ता यहाँ लिख देंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो वो आपका सिंगुलर नाउन में आता है। दूसरा, एक वचन कर्ता ही, सी, इट या नाम के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा मैं। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है। तो इसको वर्ब की जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनाते हैं तो हम यहाँ एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस क्यों लगाते हैं, वो इसका रीज़न यही है। अगर सिंगुलर, ये इंग्लिश का नियम होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब होगी प्रयुक्त, वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो इस वजह से हम एस या ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर लगाते हैं। ये फर्स्ट हो गया। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
इसमें SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, ये हो गई एक। कभी कभी हमारे ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस वर्ब के अंत में एस लगाएं या किसके में अंत SES लगाएं। तो इसको बात भी स्पष्ट करने के लिए तीसरा पॉइंट मैं लिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो तीसरा पॉइंट आपका होगा, यदि किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में OSSCH या SH या फिर लास्ट में X दिया हो तो इसमें S या ES नहीं, केवल क्या लगाएंगे इसमें ES लगाएंगे, ES लगाते हैं। अगर किसी वर्ब के अंत में E दिया होगा तो केवल S लगा के उसका सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंत में OSSCH SH X आता है तो फिर उसमें आपको ES लगाना होगा। तो ये रहे इसके नियम। उसके लिए स्पष्ट करने से पहले एक फॉर्मूला टाइप में बना देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यानी नोट कर लो। सबसे पहले इस क्रम में जो कोई भी सेंटेंस होगा इसका इस क्रम में बनाया जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब, ठीक है, MB बोल दो, यानी मैन वर्ब MB, और इसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें S अथवा ES का प्रयोग हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इस क्रम में आपका सेंटेंस बनेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म में S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट, सब चीज़ इसी क्रम में बनेगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। चलिए सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वही आपका कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जिस कार्य को कर्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे पढ़ना है, हंसना है, रोना है, गाना है, उठना है, बैठना है, जो भी कार्य होगा वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट है, इसको भी लिखा रहने देते हैं, आगे चलते। देखिए यहाँ से, जैसे मैं बोलूँ, जैसे सीमा एक गीत गाती है। सीमा एक गीत गाती है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ से वाक्य की पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे? क्योंकि इसके जो क्रिया है इसमें गाना है और इसके अंत में क्या है, क्रिया के अंत में टी है आ रहा है, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य हो गया। क्योंकि इसमें कहीं नहीं शब्द तो है नहीं, पॉजिटिव वाक्यों में हमेशा सकारात्मक सूचना मिलती है, तो ये वाक्य हमारा है वो पॉजिटिव का हो गया। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता होता है या सब्जेक्ट होता है, तो कौन है यहाँ पे गीत गाने वाला है, सीमा, तो ये सबसे पहले सीमा आ जाएगी, सीमा। उसके बाद गाना, क्रिया है आपकी, क्या कार्य कर रही है, गाना गाती है, तो सीमा सिंग्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जी आई है, तो केवल क्या लगा देंगे, एस, या जिन वाक्यों के अंत में जो नीचे बताए गए शब्द थे उनको छोड़ के ओ डबल एस सी एच एस एच या एक्स, इन शब्दों को छोड़ के कोई अगर अदर शब्द दिया होता है तो मोस्टली एस लगा के उसका सिंगुलर बना लेते हैं। तो ये सिंग्स ए सॉन्ग, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बहुवचन का ले लेते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कर्ता आई और पढ़ना क्रिया रीड
अब यहाँ पे देख रहे हो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, बहुवचन का, क्योंकि मैंने लिखा है आपका जो बहुवचन के कर्ता होते हैं या बहुवचन कर्ता होते हैं आई, बी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, उनके साथ केवल वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें केवल रीड हो जाएगी, आई रीड और बुक, ये आपका वाक्य हो जाएगा। चलिए कुछ और ले लेते हैं, एक दो वाक्य, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान रखना है इस चीज़ को, कौन से क्रम में बनता है। जैसे माता जी खाना बनाती हैं, खाना बनाती हैं, वाक्य के अंत में क्या है, ती है आ रहा है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये बात तो कंफर्म हो गई यहाँ से। ठीक है, अब इसको बनाने से पहले देखिए, माता जी क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो क्रिया में आपकी एस या एस लगेगी, यानी मदर कुक्स द फूड। इस तरह से ये आपका वाक्य है वो पॉजिटिव वाक्यों की संरचना के आधार पर इस तरह से बन जाएगा। आशा करता हूँ सारा पॉजिटिव वाक्य हैं, आपको नियमों से सहज समझ आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है। दूसरा पार्ट है इसी का, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस को वो 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार की चीज़ें वाक्य हैं वो पढ़ने के लिए मिलते हैं। पॉजिटिव, दूसरा इसका जो भाग होगा नेगेटिव सेंटेंस इसका हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस या इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों के नियम क्या होते हैं, फर्स्ट लिख लीजिए। नेगेटिव वाक्यों में या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में एक वचन के कर्ता वही ही, सी, इट या नाम एक वचन के कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको कभी नहीं वाले वाक्य भी मिल जाएंगे, तो कभी नहीं वालों के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, या चलो उसको नेक्स्ट स्टेप में करा देते हैं, इसकी संरचना कर लेते हैं। इसका नोट जो वाक्य बनाने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका वही सब्जेक्ट, वाक्य का जो कर्ता होगा वो, प्लस एसवी या हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, डू या फिर डज में से एक आएगी। डू आपकी बहुवचन के साथ आएगी, डज एक वचन के साथ आएगी, प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके नेगेटिव वाक्यों में मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रहती है, ऐसे यस नहीं लगाएगी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो वाक्य का कर्म बचा हुआ है वो। तो वाक्य की संरचना है वो इस प्रकार से हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस एसवी डू या डज प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए उदाहरण ले लेते हैं इसके, जैसे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से फादर, अब फादर हमारा पिताजी सिंगुलर नाउन है, तो जो हमारी वर्ब आएगी इनमें से डू या डज में से क्या आएगी, डज। तो फादर डज, उसके बाद आपकी नॉट, यहाँ पे आप चाहो तो बीच में नॉट कर लेना, गलती से वो रह गया है यहाँ पे, ठीक है। फादर डज नॉट और रीड, इसमें ऐसे ही यस तो लगानी नहीं है क्योंकि ये वाक्य निगेटिव है, निगेटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ओके, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए यहाँ से, जैसे बे गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बे के लिए दे। अब जो कि सब्जेक्ट हमारा किस तरह का, बहुवचन का है, तो
तो सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ क्या आएगी, डू। दे डू और उसके बाद नॉट। दे डू नॉट वाथ इन द गंगा। ये हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, इस तरह से हमारे नेगेटिव वाक्य बन जाएंगे। दूसरा वाक्य इसमें ही आपके नेगेटिव पार्ट में आ जाते हैं कभी नहीं वाले वाक्य। तो कभी नहीं वाले वाक्य बनाने के लिए थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी में नोट कर लेंगे, नेगेटिव वाले में ही कभी नहीं वाले वाक्यों के लिए। कभी नहीं वाले वाक्य, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। कभी नहीं वाले वाक्यों में आपका डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कभी नहीं शब्द आएगा, उसके लिए केवल क्या होगा वाक्य में, नेवर का प्रयोग होगा। देखिए, कभी नहीं वाले वाक्यों में डू नॉट या फिर डज नॉट नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। केवल एक वचन के साथ एस या यस लगाते हैं तथा बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। यानी आपको समझ आ गया होगा, कभी नहीं वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट या डज नॉट के लिए जो कभी नहीं शब्द आएगा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल नेवर का। ओके। और नेवर वाले वाक्यों में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एक वचन का सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी क्रिया में एस या ईएस लगेगी। ठीक है। और जो आपका प्लूरल होगा उसमें नेवर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझा जाए तो आपके जो नेवर वाले वाक्यों के नियम होता है सेम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों वाला ही होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं एक दो, अगर नोट करना चाहो तो वो नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इस क्रम में वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस क्रम में वाक्य हो जाएगा जैसे तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो यू नेवर। अब हम यहाँ देखेंगे यू हमारा बहुवचन का है, तो नेवर के साथ यू के साथ क्या आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुवचन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू नेवर टेल ए लाई। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। तुम हम जैसे वह, और लिख लीजिए, यहाँ शायद दिखाई नहीं देगा आपको, चलिए ऊपर से थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ वह कभी आगरा नहीं जाता है। इस तरह से वह के लिए ही, कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। ही नेवर। अब यहाँ सिंगुलर नाउन है तो नेवर के साथ क्या आ जाएगी यहाँ पे, गोज। ही नेवर गोज टू आगरा। तो इस तरह से ये आपके दोनों वाक्य हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, खत्म होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की। इसमें दो प्रकार के हो चुके हैं, तीसरा प्रकार आता है आपका किसका, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव देखिए क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब हमने सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। उनको दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है।
अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से फर्स्ट वीडियो से भी जाके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें आपको दो प्रकार के वाक्य पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तो वो होंगे, एक प्रकार के वाक्य वो हो जाएंगे जिनमें क्या शब्द सबसे पहले दिया होगा, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग सहायक क्रिया द्वारा होगी। और दूसरे प्रकार के वो वाक्य आएंगे इनमें WH फैमिली का जो कोई वर्ड होता है वो वाक्य के मध्य में दिया होता है। तो चलिए दोनों प्रकार के वाक्य यहाँ से शुरू करते हैं। 2 लाइन में नियम लिख के और शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए फर्स्ट होगा, फर्स्ट देते हैं यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया होता है, सबसे पहले दिया होता है तो कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या फिर डस का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले करते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया होगा तो कर्ता के अनुसार डू या डज में से एक चीज़ पहले लगाएंगे। और हमने पहले ही बता दिया है आपको, डू किसके साथ आती है, बहुवचन कर्ता के साथ, और डज किसके साथ आती है, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन के जो कर्ता होते हैं क्या होते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम ले दिया जाए। बहुवचन के कर्ता क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन। तो ये डज आएगी वो आपका किसके, एक वचन के साथ आएगी, और डू आएगी वो बहुवचन के साथ आएगी। अच्छा दूसरे प्रकार का होगा इसी में, वो भी यहीं लिख देते हैं, यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य नहीं बोलेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया होता है, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के मध्य में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। पहले लगाते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो उसको सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद आपका सेम वही रहेगा प्रोसेसिंग जो पहले रहती है। चलिए नोट से स्पष्ट करते हैं इसको, और ज़्यादा डिटेल यहाँ लिखाने से कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, नोट फर्स्ट करके डाल लो। अगर क्या शब्द पहले दिया होगा तब सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे सहायक क्रिया, यानी एस वी, डू या डज पहले आएगी, ठीक है, कर्ता के अनुसार। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी यहाँ पे आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और जो वाक्य कैसा है आपका इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव वाक्यों के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको लगाना आवश्यक रहेगा। दूसरा प्रकार आपका, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, व्हाट, भाई, वेयर, इस तरह के वर्ड होंगे सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सेम नियम यही रहेगा पूरा वाला, यानी क्या एस वी, डू या डस, उसके बाद प्लस आपका सब्जेक्ट और प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन वर्ड। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है तो आपको डू या डज में से एक चीज़ पहले लिखनी पड़ेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपका उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लगानी होगी, उसके बाद कर्ता के अकॉर्डिंग आपका डू या डज में से कोई एक शब्द आ जाएगा। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मैं बोल दूं क्या तुम मंदिर
क्या तुम मंदिर जाते हो? जाते हो क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ देख रहे हैं क्या शब्द आपका सबसे पहले आया है, तो हमें पता है क्या शब्द पहले आएगा, तो नोट फर्स्ट वाला है, इसमें से डू या डज में से पहले आएगा। सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट यू है जो हमारा प्लूरल, उसका है बहुवचन का प्लूरल नाम है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? डू। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट कर्ता, डू यू। ओके, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब गो। ठीक है, डू यू गो टू टेम्पल। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वाक्य होगा, ज़्यादा उदाहरण देने से वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए दूसरा बोलते हैं यहाँ पे, दूसरे प्रकार का समझ ले, जैसे हम प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ देख रहे हैं जो WH फैमिली का वर्ड है या जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के मध्य में दिया है, तो सबसे पहले उस वर्ड की शब्द की अंग्रेजी पहले हमें लिखनी होगी, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगी? वाई। ठीक है, उसके बाद डू या डज में से हम देखते हैं, अभी करता है हमारा बहुवचन का है, तो क्या आ जाएगी? डू, वाई, डू, वी, उसके बाद गो टू स्कूल और डेली और क्वेश्चन वर्ड। ये देख रहे हैं वाई डू वी गो टू स्कूल डेली। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के वाक्य जिनमें क्या शब्द पहले दिया होगा उनको बनाने का तरीका ये इस प्रकार से होगा, और दूसरा अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा बीच में कोई भी हो, वाक्य इस प्रकार से बनेंगे। आपको केवल सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करना है। चलिए इसका निगेटिव पार्ट पढ़ते हैं हम, जो अंतिम पार्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव वाक्य। देखिए यहाँ से इंटेरोगेटिव निगेटिव वाक्यों के अब बार बार हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव वाले वाक्य कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है निगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है वाक्य आपका प्रश्नवाचक भी होगा और उसमें कहीं ना कहीं आपका नहीं शब्द भी दिया होगा, निगेटिव भी होगा। तो इसको बनाने के लिए केवल आपका इसमें नॉट पड़ जाएगा, बाद बाकी जो प्रक्रिया रहेगी वो सेम वही रहेगी उसी प्रकार की। देखो यहाँ से नियम नोट करा देते हैं, उसी से आप समझने की कोशिश करेंगे। नियम इसका कुछ नहीं रहेगा, जो था वो मैंने बता दिया है। नोट फर्स्ट में आपका अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है, उसमें क्या शब्द पहले दिया है और उसमें नहीं शब्द आ रहा है, उसके लिए देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, डू या डज सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद आपकी MB की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बहुत बड़ी भूमिका रखता है इंटेरोगेटिव वाक्यों में। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड शब्द नहीं लगाया है तो आपका वाक्य गलत ही माना जाएगा। देखिए दूसरा नोट इसका कर ले, वो तो आपको पहले ही पता है, नोट ये सेम दूसरा वाला है वो सेम रहता है, केवल क्या बढ़ता है इसमें? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? यहाँ क्वेश्चन वर्ड और प्लस उसके बाद में सारा नियम है यही नीचे लिख देंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी इसी प्रकार से सारा वाक्य है वो बन जाएगा यहाँ पे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से स्पष्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जैसे तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले वाक्य का तो है नहीं, क्योंकि पहले में सबसे पहले क्या आता है? क्या शब्द, लेकिन यहाँ क्या शब्द नहीं आया है, क्यों दिया है और वाक्य में नहीं दिया है। तो हम यहाँ से देख के स्पष्ट कर रहे हैं, पहचान कर पा रहे हैं कि जो हमारा ये वाक्य है, हमारा ये वाक्य है वो क्या है? इंटेरोगेटिव निगेटिव है। और किस टाइप का इंटेरोगेटिव निगेटिव है? वो सेकेंड टाइप का। तो इसको बनाएंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है? क्यों, उसकी अंग्रेजी क्या आ जाएगी? वाई।
उसके बाद डज आएगी नहीं, डू ही आएगी। उसके बाद यू और नॉट और रीड द बुक और क्वेश्चन वर्ड, यानी वाई डू यू नॉट रीड द बुक, आप पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। और देख लीजिए क्या शब्द वाला देख लीजिए, जैसे बच्चे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाते हैं, यानी बच्चे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाते हैं। तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, तो यहाँ भी क्रिया आपकी क्या आ जाएगी, डू। लेकिन क्यों शब्द यहाँ दिया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, यानी वाई डू, ठीक है, और चिल्ड्रेन नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ओके, इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। वो गलती से हुआ, ये वाक्य में क्या वाला लिखना था लेकिन वही पहले लिख दिया। चलिए अब दूसरी बार में क्या का ध्यान रखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए। ऐसे क्या, ये तीसरा एग्जांपल है, ये पहला था और ये आपका दूसरा था। तीसरा ले, क्या तुम, ठीक है, क्या तुम शोर नहीं मचाते हो, शोर नहीं मचाते हो। कहने का मतलब समझाना था यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, क्या के साथ डू या डज आएगी। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, क्या वह शोर नहीं मचाता है कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि वो सारे जो सब्जेक्ट थे वो प्लूरल ही हुए, इस वजह से और सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते। क्या वह शोर नहीं मचाता है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले क्या आ जाएगी, एक वचनकर्ता के साथ डज, ठीक है, डज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ही और नॉट मेक ए नॉइज, यानी डज ही नॉट मेक ए नॉइज, क्या वह शोर नहीं मचाता है। तो इस तरह से आपने सीखा, हमने पॉजिटिव वाक्यों को देखा, उसके नियम देखे, इंटेरोगेटिव वाक्यों को देखा, उसके नियम देखे, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को देखा, उसके सारे नियम देखे। तो आशा करता हूँ आपको सारा कुछ ये है समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई समझाने में त्रुटि हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। लगे रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।